इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं उस विषय का नाम है उस विषय का नाम टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का समायोजन। क्या नाम है? प्रतिरोधों का समायोजन। अब प्रतिरोधों का समायोजन क्या होता है, ध्यान समझना। तो प्रतिरोधों का अगर हम समायोजन की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रतिरोध के समायोजन दो प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा समांतर क्रम। ठीक, पहला श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब देखिए, अब आप क्या समझते हैं वो अलग बात है। मैं जो बता रहा हूँ अगर उस तरह से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। अगर एक ही तार से सबको प्रदर्शित किया, जैसे ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये सब एक ही तार से जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं पे भी तार का कोई टूटाव नहीं होना चाहिए। अगर एक ही वायर से सब जुड़ कर जा रहे हैं, मतलब अगर हम एक रास्ता चूज़ करें और चलते जाए, हमें उस रास्ते को चूज़ करने के लिए कभी भी डिवाइड ना होना पड़े, बटना ना पड़े, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़े, दूसरे सिरे से तीसरा जुड़े, तीसरे से चौथा जुड़े, ऐसे। मतलब श्रेणी क्रम का मतलब एक लाइन में समझिए कि यदि एक ही तार से एक ही लाइन हो और कोई रास्ता ना हो, मतलब जैसे रेलवे की पटरी समझिए और एक ही रेल की पटरी, उसी से जाना है उसी से आना है ट्रेन को, तो समझ लीजिए एक ही तरफ रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम के नाम से जानते हैं। श्रेणी क्रम की कुछ बातें। श्रेणी क्रम में देखो बेटा, श्रेणी क्रम में जो धारा होता है, मतलब कौन सी धारा? विद्युत धारा जो होता है वो नियत होता है, मतलब वो बदलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो धारा है वो बदलने वाला नहीं है। इसमें बदलता कौन है? प्रतिरोध तो बदलना ही है, आर बदलता है, साथ ही साथ इसमें भी बदलता है। अब समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है बेटा कि उसके अंदर, ध्यान समझो, समांतर क्रम का मतलब होता है कि उसके अंदर बहने वाली जो धारा है, मतलब कि जो करंट, जो वायर है वो टूट जाए। देखिए, ये अब जो मेन वायर था वो 3 भाग में टूट गया, तो अब ये जो प्रतिरोधों का समायोजन होगा वो समांतर होगा। अब आप मैथ के लैंग्वेज में मत जाइएगा कि एक दूसरे के पैरेलल दिखना है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, अगर हम ये तार है, ये सीधा तार है, प्रतिरोध नहीं है, तो ये जो क्रम है ये भी एक तरह के आप क्या कह सकते हैं? इसको भी आप समांतर क्रम ही कह सकते हैं। इसको भी आप क्या कह सकते हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब सीधा एक बात याद रखिए, तार का टूटना। तो यदि तार टूटता है तो हम बोलेंगे समांतर क्रम है, यदि तार नहीं टूटता है तो समांतर क्रम नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपका एक चीज़ कांस्टेंट होता है, उसका नाम है भी मतलब विभवांतर। यहाँ विभवांतर है, नियत रहता है। ठीक है, क्या रहता है? नियत रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम इधर से हटाते हैं और शुरू करते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। तो सबसे पहले लेते हैं श्रेणी क्रम। मान लीजिए श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को हमने लिया। 3 प्रतिरोध, कौन से प्रतिरोध? 3 कोई प्रतिरोध हम ले लेते हैं। एक आपका हो गया R1, एक आपका हो गया R2 और एक आपका हो गया R3। इन सबको हमने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। इन सबको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका विभव भी है। अब चूँकि अब इससे जो धारा निकल रही है वो मान लीजिए I है, तो मैंने क्या बताया था? श्रेणी क्रम में I के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध के लिए V1, यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रतिरोध के लिए V2 और यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रतिरोध के लिए V3।
बी है क्या, आवेशों को प्रवाह करने में किया गया कार्य, मतलब प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है बी। तो जैसा रास्ता होगा कार्य वैसा होगा। जैसे कहीं रास्ता अच्छा है, जैसे आप कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं पे आपको हाईवे मिला तो आराम से चल रहे हो, कहीं पे आपको टूटा फूटा रास्ता मिला तो वहाँ अलग आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसा रास्ता वैसा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। तो जैसा रास्ता वैसा काम, इसलिए हर प्रतिरोध पर आपका जो काम होगा, हर प्रतिरोध पे जो आपका काम होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ये होगा उस पर वो होगा। तो अब आते हैं, मान लेते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण जो कुल प्रतिरोध है वो आर है। कुल प्रतिरोध कितना है, आर है। अब आप जानते ही हैं, अब इसका अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ओम के नियम का अगर हम प्रयोग करें, ओम के नियम का प्रयोग करें तो आपको पता है जनरल फार्मूला उनका V = IR होता है। तो IR मान लीजिए पूरे सर्किट के लिए, किसके लिए है, पूरे सर्किट के लिए। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके, अभी देखो इसमें किसका वैल्यू आपको निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है जो बदल रहा हो। आर को छोड़कर, आर आई और वी में कौन बदल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो आई और वी में यहाँ वी बदल रहा है तो आप यहाँ वी पर फोकस करेंगे। तो चलिए वी का वैल्यू निकालिए। तो वी का इसी फार्मूले से हिसाब से निकालें तो जो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, IR1। IR1 क्यों मिल रहा है बेटा, कि आई बदल तो रहा नहीं है। इसी तरह अगर हम V2 निकालें तो V2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बेटा, IR2 मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम V3 की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, IR। अब जहाँ तक हमको पता है कि ये जो क्षमता मिल रही है इसको काम करने की, वो बैटरी से मिल रही है। तो जितना विभव इन तीनों को जोड़ कर आएगा उतना ही विभव बैटरी दिया होगा। जैसे अगर हमारे पास 100 जूल का काम है, हमारे पास 100 जूल का ताकत था, तो अगर हमसे कहो कि हम 50 जूल काम एक जगह कर दिए, एक जगह 30 जूल काम कर दिए और एक जगह और 30 जूल काम कर दिए, तो ये पॉसिबल है? बात समझिए, हमारा जो काम करने की जो ताकत थी वो हमारे पास 100 जूल की थी। तो 100 जूल से ज़्यादा के काम करने की कैपेसिटी हमारे अंदर होगी नहीं, तो मतलब यहाँ पे हम 20 जूल काम कर सकते थे। तो उसी तरह अगर आपका ये जो V1 वर्क आया है वो किसके कारण आया है, वो इस बैटरी के पावर के कारण आया है। तो अगर इस बैटरी के पावर के कारण आया है तो इसका तात्पर्य क्या है, अगर ये बैटरी के कारण आया है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है बेटा, इसका तात्पर्य है कि जो V का वैल्यू होगा वो V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मानना है तो मान लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से इन सब का प्रयोग करें। तो V का मान यहाँ पे कितना बेटा, IR है, तो यहाँ से V का मान हो गया IR। यहाँ V1 का मान क्या बेटा, IR1, तो यहाँ से हो गया बेटा IR1। यहाँ से V2 का मान कितना बेटा, IR2, तो यहाँ से हो गया IR2। यहाँ V3 का मान कितना है बेटा, IR3, तो यहाँ हो गया IR3। तो अब देखो IR ब्रैकेट में, तो I का मान हो गया बेटा R1 + R2 + R3। इस I से I कट गया, R का मान कितना आ गया, R1 + R2 + R3। ये तो मान लीजिए 3 है, ये तो मान लीजिए 3 है, ये कितना है, 3 है। यदि N प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, N क्रम से, तो क्या होगा, यदि N प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जुड़े हों तो क्या होगा, तो सिंपल सा कुछ नहीं, बस R की वैल्यू हो जाएगी R1 + R2 + R3 + ... जब तक R ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको जोड़ देना। इससे क्या पता चला, इससे अगर आपसे बोला जाए कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का वैल्यू कितना होता है तो आप क्या बोलोगे, सीधा बोलोगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके इंडिविजुअल प्रतिरोधों के कुल सम के बराबर होता है, ठीक। चलिए इसे कर लीजिए नोट, चलिए इसे आपने नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं अगले इसी टॉपिक पर।
चलिए यहाँ तक हम थोड़ा सा इरेज करें। अब मान लीजिए यदि n समान प्रतिरोध हो तब, यदि n समान है मतलब ये भी प्रतिरोध मान लीजिए R डैश है, ये भी प्रतिरोध मान लीजिए R डैश है, ये भी प्रतिरोध मान लीजिए R डैश है, मान लीजिए ये भी प्रतिरोध है, सब के सब एक ही प्रतिरोध हैं, उसमें कोई बदलने वाला नहीं है। और कितने तक है? n बार। अब थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर R डैश 3 बार होता तो आप क्या लिखते? तो 3R डैश लिखते। अगर यही 4 बार होता, यही अगर 4 बार होता तो आप क्या लिखते? यही अगर 4 बार होता तो आप क्या लिखते? 4 डैश लिखते। तो चूँकि हम कितने बार इसको बोल रहे हैं, R कितने बार? n बार। तो देखो R की वैल्यू जो है जोड़कर ही आनी है। तो इसका मतलब जो R आएगा वो R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश प्लस डॉट 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 n बार। कितने बार? n बार। जब हम इसे n बार जोड़ेंगे तो R का कुल प्रतिरोध हो जाएगा n इंटू R डैश। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा? इक्वल रेजिस्टेंस होगा। तो जितने इक्वल रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनको क्या कर देना है? सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए सब एग्जाम्पल के लिए समझिए। अगर इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम है और यदि इसका 5 ओम है, तो इन सब के कारण तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सीधे आप बोल जाएंगे R बराबर 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा? 7 5 12 ओम हो गया। क्या हो गया बेटा? 12 ओम हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। फिर आते अगले क्रम की ओर, समांतर क्रम की ओर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? तो ये जो क्रम है वो कौन सा क्रम है बेटा? समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। समांतर क्रम मतलब तार का टूटना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तार का टूटना। यदि तार इसका टूट रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्रम कौन से क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। ध्यान से समझिए। अब देखिए बेटा, हम मान लेते हैं कि कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर भी है बैटरी का, कुल प्रतिरोध R है और कुल करंट I है। सीधी सी बात आप समझिए, जब करंट यहाँ से आ रहा है और उसे 3 रास्ते पे जाना है, तो अगर इस करंट के पास 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर इधर भी जाए, 10 एम्पियर इधर भी जाए, 10 एम्पियर इधर भी जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए करंट को क्या करना पड़ता है? सीधी सी बात है, करंट को बंटना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या बताया था? पहले पूरे सर्किट के लिए निकालिए। V = आपको क्या पता है बेटा? IR, ओम के लॉ से, जिससे I की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? V/R। इसको सीधा कर लीजिए, I = V/R हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि R को छोड़ दीजिए, I और V में जो बदलता है उस पर फोकस करते हैं। पिछले बार V बदला था तो हमने V को फोकस किया था। इस बार कौन बदला बेटा? I। तो इस बार हम फोकस करेंगे I को। जैसे I बराबर V/R हुआ है, उसी तरह I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V/R1। क्यों? V तो बदल नहीं रहा है। V बदल रहा है क्या? बोलो, V बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, लेकिन इनके बीच में करंट बदल रहा है। इसी तरह समीकरण नंबर 2 आ गया। इसी तरह अगर हम I2 ले लें तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R2 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह अगर हम I3 ले लें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R3 हो जाएगी। ठीक, समझने का प्रयास करें। अब देखो बेटा, ये जो करंट बटा है, ये जो करंट बटा है, आपको पता होगा करंट के अंदर एक प्रक्रिया होती है कि वो जुड़ जाता है, मतलब उसका कुल मान बराबर होता है। तो अगर हम करंट को बट रहा है तो यह जो करंट होगा I, वो किसके बराबर होगा? I1 + I2 के + I3 के। जैसे मान लीजिए आपके जेब में कुछ पैसे थे, आपको पता नहीं है, आपने उठाया, 3 लोगों को दिया, एक इसको दिया, एक उसको दिया, एक उसको दिया। अब आपको पता करना है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा था, तो तीनों से पैसे का अमाउंट पूछ लीजिए कितना कितना मिला है और उसको जोड़ देंगे तो आपको अपने पॉकेट का पैसा मिल जाएगा। तो उसी तरह I कितना था हमें नहीं पता, तो एक में I1 गया, एक में I2 गया, एक में I3 गया, एक में I1 गया, एक में I2 गया और एक में I3 गया। इसका मतलब एक में कौन गया? I1 गया, I2 गया और I3 गया। इसका मतलब
कि अगर हम I1 I2 और I3 को जोड़ देंगे तो हमें कुल I मिल जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 व 5 से। इन दोनों से अगर हम देखें समीकरण 1 2 3 इन सब से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा। अगर इन तीनों की अगर हम मदद लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम इन तीनों की मदद लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो I का मान अपने पास क्या बेटा V/R है, V/R। I1 का मान क्या बेटा V/R1। I2 का मान क्या है V/R2। I3 का मान क्या है बेटा V/R3 डॉट 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 डॉट। सॉरी अभी 3 ही है ना, डॉट क्यों लगा रहे हैं, सॉरी। V/R, इसमें से V कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा अंदर 1/R1 1/R2 1/R3, जिससे V से V क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3 R2 प्लस 1/R3। तो यही आपका, तो क्या आया। इसको अगर हम शब्दों में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे। शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए कुल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर इसको शब्द बोले, समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर होता है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब इसी में कंडीशन हम दे दें, समझिए। इसी में अगर हम कंडीशन, अब एक बात पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आपका सभी प्रतिरोध, मान लीजिए अगर इसी में मान लें n प्रतिरोध हो, कितने बेटा n प्रतिरोध। यदि n प्रतिरोध है तो इसका मतलब, यदि कितने प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध हैं, तो n प्रतिरोध का मतलब, n प्रतिरोध अगर होंगे तो 1/R का वैल्यू कितना हो जाएगा। मान लीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 डॉट 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 करते करते जब तक आपका Rn ना आ जाए। अब इसी तरह यदि n समान प्रतिरोध हो, समान कितने हो बेटा, समान प्रतिरोध। अब हमें जो प्रतिरोध रखना है वो कैसा रखना है बेटा, समान। समान मतलब एक जैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यदि सभी प्रतिरोध एक समान हैं, ध्यान समझिएगा, यदि प्रतिरोध सभी एक समान हैं तब क्या होगा बेटा। तो मान लीजिए वो समान प्रतिरोध का मान है बेटा R'। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। यदि मान लीजिए 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश लिखे तो इसका मान कितना होगा, थोड़ा बताइए तो। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा बेटा, सीधे हम लिख सकते हैं इसका मान, नीचे एलसीएम समान है तो R डैश बराबर 3। यही अगर 4 बार हो, यही अगर 4 बार होता तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4/R डैश। यही अगर 5 बार हो तो 5/R डैश। लेकिन हमने यहाँ पे कितना बताया, n। हमने क्या बताया, n। तो इसका मतलब 1/R की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, पहले हम लिख देते हैं 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, कहाँ तक, n बार, कहाँ तक, n बार। जब ये n बार होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/R की वैल्यू हो जाएगी n/R डैश। लेकिन हमें निकालना क्या होता है बेटा, r। हमें निकालना क्या होता है बेटा, r। तो अगर हम r निकालेंगे तो r की वैल्यू पलट जाएगी, तो ये भी पलटेगा, मतलब r डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/n। मतलब अगर समान प्रतिरोध हैं, यदि समान प्रतिरोध हैं तो उनको क्या करना है, जितने बार वो हैं उससे उसको भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। हो गया बेटा, चलिए जैसे देखिए, पहले हम असमान लेते हैं फिर समान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़ा है,
ठीक। एक की वैल्यू है 3, एक की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू है 12। इन तीनों के समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, 3, 4 और 12 का 12 आएगा। 3 से कितने बार में जा रहा है? 4 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 4। 4 से कितने बार में जा रहा है? 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3। और ये कितने बार में जा रहा है? 1 बार में, तो यहाँ 1। तो 1/R, तो 1/R की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 4 3 7 1 8, 8/12। तो हमें R की मान कितनी मिल गई? 12/8। ठीक। अब इसका कैलकुलेट कर दोगे तो ये आपका 12/8 ओम। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, समांतर क्रम में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आपके कोई भी 3 लोग अगर समांतर क्रम में जुड़े हों, चाहे वो 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। मतलब उस प्रतिरोध में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है? 3। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 3 से भी छोटा आएगा। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ समांतर क्रम में है तो अगर कई सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और अगर हम उनका योग निकालते हैं, तो अगर मतलब उनकी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान सदैव उस दिए हुए प्रतिरोधों के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है। अगर ऐसा नहीं आता तो आपने कहीं गलत किया। आप देख लीजिए यहाँ सॉल्व करके, 8 देख लीजिए, 8 कितना आ रहा है? 3 से छोटा ही है ना। अगर 24 होता तब ना 3 आता, तो ये देखिए 3 से छोटा है। ठीक, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब मान लीजिए अगर कोई प्रतिरोध हो ऐसे, इस पर भी 4, अच्छा चलिए यहाँ पे 12, इस पर भी 12, इस पर भी 12 और इस पर भी 12। तो ये सब कौन से क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। तो इसका जो R का मान हमने क्या बताया? R/n। R का मान 12 है और n कितने बार? 4 बार है, तो 4 से भाग दे दो, R का मान आ जाएगा 3 ओम। बहुत ही सिंपल से। आप चाहो तो ये ट्रिक यूज़ करो, देखो कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। आप चाहो तो इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 1/R की वैल्यू क्या होती है? 1/R' मतलब 1/12, 1/12, 1/12 प्लस 1/12, ये ना। सबका एलसीएम 12, तो सीधे हम ना लिख दें 4/12। तो 1/R, तो R का मान सीधे क्या हो जाएगा बेटा? 12/4, 4 एकम 4, 4 3 बार, देखो कितना आया? 3। ठीक, समझ में आया? तो अब जो आगे के प्रश्न होंगे, ध्यान समझिएगा, अब जो आगे के प्रश्न होंगे वो प्रतिरोधों पर आधारित होंगे, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अब कैसे इसको करना है इस पर छोटा सा समझिए, एक छोटा सा ट्रिक, एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें प्रश्नों को करना है। देखिए, प्रश्नों में आपको धागा है, जैसे उलझा हुआ धागा है, उस उलझे हुए धागे को आपको सुलझाना है। तो उसे सुलझाने के लिए आप कोई नियम होता है क्या? वो तो समय के आधार पर जैसा उसमें बना होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये धागे हैं, इन धागे को आपको सुलझाना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, सिंपल सा एक ऐसे कोई प्रतिरोध है, ये ऐसे गया और ये ऐसे जा रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया एक, ऐसा हो गया। इसका भी मान लीजिए R है, इसका मान लीजिए R है, सबका मान मान लो स्मॉल r है, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। अब देखो कि आपको एक काम करना है, जो अंत हो वो पूरी तरह से या तो समांतर हो या तो पूरी तरह से श्रेणी हो, ये आपको बनाना है। तो ये देखो बेटा, इसको कौन से क्रम में बनाना ज़्यादा आसान होगा, तो आपको पता चलेगा कि इसको श्रेणी क्रम में बनाना आसान होगा। तो सबसे पहले आप इसका एक रफ़ फिगर बनाइए। रफ़ फिगर में आपको तकलीफ़ कौन दे रही है? रफ़ फिगर में आपको तकलीफ़ कौन दे रही है? तो सबसे पहला काम होगा इसको हल करना। अब आपके लिए ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, अब आपके लिए ये अलग क्वेश्चन बन गया। तो ये अलग क्वेश्चन बन गया, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक, तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर की श्रेणी, समांतर। तो इसका भी मान R है बेटा, इसका भी मान R है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R' वो कितना आएगा? 2 बार है, तो सीधे हम R/2 लिख दें। बोलो, इसका आंसर R/2 आ जाएगा। अब इसका अगर हम रफ फिगर बनाएं तो
तो एक आपका इधर अपने पास है ही है, ये भी आपके पास है। अब ये पूरा कंप्लीट होकर ये बन चुका है r/2, ये हो गया r, ये हो चुका है r। बोलो, ये रास्ते में एक तकलीफ़ था, अभी हमने सिर्फ एक तकलीफ़ दी है, आगे और भी तकलीफ़ आपको मिलेंगे और भी तकलीफ़ से बनने के लिए तैयार रहें। तो अगर अभी ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को हमें दूर करना है, तो इस तकलीफ़ को हम कैसे दूर करेंगे बताइए। तो इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमने इसको एक अलग क्वेश्चन बना दिया। तो अलग क्वेश्चन बनाया तो ये हमारा r/t हो गया। तो मतलब हमने इसको हटाकर एक बना दिया। मतलब इन दोनों के कारण जो मैक्सिमम प्रतिरोध लग रहा है वो कितना बेटा r/2 है। अब ये पूरी तरह से कौन से क्रम में आ चुका है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में r की वैल्यू क्या होती है, इन सबको जोड़ देना है, r प्लस r/2, मतलब एलसीएम हो गया 2, ये हो जाएगा 2r प्लस 2r प्लस r। कितना आ गया बेटा, 2 2 4 1 5, तो कितना हो गया बेटा 5r/2। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इसी तरह के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी और अच्छे प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद, नोट कर लो।